वेस्ट बंगाल कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में 9 अगस्त की सुबह एक लड़की की बॉडी मिलती है। उस लड़की के घर वालों को बुलाया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। जब वो घर वाले उस सेमिनार हॉल के बाहर पहुंचते हैं तो उन्हें 3 घंटे तक बाहर ही खड़ा रखा जाता है और उन्हें अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखने दिया जाता। और जब उस लड़की के पेरेंट्स अंदर जाके अपनी बेटी की मृतक देह देखते हैं तो उस लड़की के मुंह से खून आ रहा था। उस लड़की की आधी बॉडी पे कपड़े नहीं थे और उसे चद्दर से ढका गया था। उसके दोनों पैर ऑपोजिट डायरेक्शन में मुड़े हुए थे और उसकी आंखों से भी खून आ रहा था, मानो उसके चश्मे को किसी ने इतनी जोर से क्रश किया हो कि उसका कांच टूट के उस लड़की की आंखों में चला गया हो। इसके बाद उस लड़की के पिता अपनी बेटी के चेहरे की एक फोटो खींच के बाहर लाके अपने रिलेटिव्स और लोगों को दिखाते हैं। वो फोटो दिखाते हुए वो पूछते हैं कि मुझे कहा जा रहा है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, क्या आपको भी ये सुसाइड लग रहा है? जब उस लड़की के रिलेटिव्स और डॉक्टर्स को ये बात पता चलती है, जब वो फोटो देखते हैं तो उससे साफ साफ दिख रहा था कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है, क्योंकि उस लड़की के सारे चेहरे के ऊपर चोट के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। इसके बाद उस लड़की के पेरेंट्स और कुछ रिलेटिव्स मीडिया में आके भी ये चीजें बोलते हैं। आई है, हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर। और इस सब के थोड़ी देर बाद उसके पेरेंट्स को बताया जाता है कि हमसे गलती हुई है, आपकी बेटी का मर्डर हुआ है उस डॉक्टर की वर्क प्लेस में जहां वो काम करती थी। वो लड़की थी पोस्ट ग्रेजुएशन 2nd ईयर की ट्रेनी डॉक्टर मौमिता देवनाथ। उसी दिन उस कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष का एक बेतुका सा बयान आता है। उनका कहना था कि उस लड़की का रात के समय उस सेमिनार हॉल में जाके सोना इनरिस्पॉन्सिबल था। शायद वो ये मेंशन करना भूल गए कि वो लड़की अपनी वर्क प्लेस में थी और वर्क प्लेस सेफ होनी चाहिए। और दूसरी बात, वो लड़की 36 घंटे की शिफ्ट कर रही थी लगातार कई वीक से, और थकने के कारण शायद उसकी आंख लग गई और उसे नींद आ गई, और इसी चीज को वो उसकी गलती बता रहे थे। पुलिस उस लड़की की बॉडी को कब्जे में लेके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उस लड़की की बॉडी के पास उस लड़की का एक टूटा हुआ चश्मा, एक लैपटॉप और एक हेडफोन्स मिले थे। वो हेडफोन्स उस लड़की के नहीं थे। सेमिनार हॉल में कोई भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था। इसके बाद पुलिस बाहर के कैमरास चेक करने शुरू करती है, जिसमें रात के करीब 3 बजे एक आदमी सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ दिखता है, जिसने सेम वही हेडफोन लगा रखे थे, और 45 मिनट बाद वो वहां से वापस आता है और उसके पास वो हेडफोन्स नहीं थे। पुलिस 24 घंटे के अंदर अंदर उस आदमी को अरेस्ट कर लेती है। उसका नाम था संजय रॉय। वो पुलिस का ही सिविक वॉलंटियर था। इस केस में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो किसी कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा कर रही थी। सबसे पहले उस लड़की के पेरेंट्स को ये बोलना कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, ये तो उस लड़की की मृतक देह ने ही चिल्ला चिल्ला के बोल दिया कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है और मेरा मर्डर हुआ है, वरना उन लोगों ने उसे सुसाइड घोषित कर ही दिया था। उस लड़की की ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में पता चलता है कि उस लड़की के ऊपर एक्सेसिव फोर्स का यूज हुआ था। उसका गला दबा के उसके मुंह को बहुत जोर से बंद किया गया था ताकि वो किसी तरह की आवाज ना कर सके, और उसके चेहरे को जोर से दीवार या फर्श के साथ पटका गया था। और पुलिस का कहना था कि ये काम सिर्फ एक ही आदमी का किया हुआ है, जबकि वहीं के कुछ डॉक्टर्स का कहना था कि ऑटोप्सी रिपोर्ट बोल रही है कि इतनी ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल हुआ है कि ये एक आदमी का काम नहीं हो सकता। उनका कहना था कि शायद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है और इस केस में और भी लोग इन्वॉल्व हैं। हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष का रिकॉर्ड भी कुछ अच्छा नहीं था, और डॉक्टर मौमिता के पेरेंट्स का कहना था कि उनकी बेटी पिछले कुछ समय से कुछ प्रेशर महसूस कर रही थी। शायद उसने कॉलेज में चल रहे किसी माफिया या किसी के खिलाफ आवाज उठाई थी। और दूसरी तरफ उस कॉलेज के प्रिंसिपल के बारे में उन्हीं के कुलीग्स का कहना कि ये एक माफिया है और इनके खिलाफ अगर कोई भी स्टूडेंट आवाज उठाता है तो वो अचानक से फेल हो जाता था। और दूसरी तरफ जिस आदमी ने उस लड़की का मर्डर किया था, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया था, उसका रिकॉर्ड भी कुछ ऐसा ही था। उसके ऊपर भी बहुत सारे आरोप थे। वो वहां पे आने वाले पेशेंट से कुछ एक्स्ट्रा पैसे वसूल करता था। उसकी टोटल 4 शादियां हो रखी थी, जिसमें से 3 शादियां इसलिए टूटी थी क्योंकि वो अपनी बीवी से मारपीट करता था, और उसकी चौथी बीवी की कैंसर के कारण डेथ हो गई थी। लेकिन ये पुलिस का सिविक वॉलंटियर था। मैं जो कुछ भी इस केस के बारे में बोल रहा हूं, मैं कुछ भी खुद से नहीं बोल रहा। मैं जो कुछ भी बोलूंगा हर चीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
ये केस होते सार कोलकाता हाई कोर्ट ने उस प्रिंसिपल को अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करने को कहा और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे भी दिया, लेकिन रिजाइन करने के 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें किसी और कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया और उन्हें लंबी छुट्टी पे भेज दिया गया। हाई कोर्ट ने सीधा सीधा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि आप प्रिंसिपल को यहाँ पे पेश क्यों नहीं होने दे रहे, आप उन्हें अपना बयान देने दीजिए, हमें सुनने दीजिए कि वो इस केस के बारे में क्या कहना चाहते हैं। साथ साथ हाई कोर्ट में ये भी अपील की गई थी कि मीडिया को इस रिलेटेड खबरें छापने से रोका जाए और डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट को भी रोका जाए, लेकिन कोर्ट ने सामने से कहा कि हम मीडिया का मुंह बंद नहीं कर सकते। डॉक्टर्स का हताश होना जायज़ है, ये एक बहुत ही ग्रूसम क्राइम है, यानी कि भयानक अपराध है। सो डॉक्टरों का अपने जज्बात को जाहिर करना वाजिब है। स्टेट गवर्नमेंट डॉक्टर्स को क्या आश्वासन दे रही है? तो सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी ये थी कि जहां पे एक लड़की का मर्डर हुआ है, उस सेमिनार हॉल के जस्ट बगल में ही 2 दिन बाद ही अचानक से कंस्ट्रक्शन का काम, रेनोवेशन का काम शुरू हो जाता है। ये खबर पूरे देश में फैलती है और पूरे देश में देश के सारे डॉक्टर्स उस महिला डॉक्टर के लिए प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे आम लोग भी सड़कों पे उतर आते हैं। सोशल मीडिया के जरिए एक कैंपेन खड़ा होता है जिसका नाम रखा जाता है रिक्लेम द नाइट। 14 अगस्त की रात को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टर और वहां के आसपास के लोग उस कॉलेज के बाहर इकट्ठे होकर शांतिपूर्वक ढंग से डॉक्टर मौमिता के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे थे। और 14 अगस्त की रात को जैसे जैसे वहां पे भीड़ इकट्ठा होती है, भीड़ में कुछ अराजक तत्व मिक्स हो जाते हैं। उन लोगों की तरफ से डॉक्टर्स के ऊपर अटैक किया जाता है। हॉस्पिटल के बाहर खड़े सारे व्हीकल्स को डैमेज किया जाता है, हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी तक को वेंडलाइज किया जाता है। वो गुंडे हॉस्पिटल के अंदर तक घुस जाते हैं और पुलिस बल वहां पे मौजूद था। वहां पे डॉक्टर्स को धमकियां दी जाती हैं कि अगर उन लोगों ने अपना प्रोटेस्ट ऐसे जारी रखा तो उनका भी वही हाल होगा जो डॉक्टर मौमिता का हुआ था। ये बात कैमरे के सामने आके भी कुछ महिला डॉक्टर बताती हैं। तो सब जो लोग ऑन ड्यूटी थे उन लोगों को जाके वो लोग बोला जैसे रेप हुआ है आप लोगों को भी करेंगे। ऐसे ऑन ड्यूटी उनका कहना था कि जब उन लोगों के ऊपर हमला हुआ उन्हें लग रहा था जिस लड़की के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उसके लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, कल को शायद हमारे लिए भी किसी को वैसे इंसाफ की मांग करनी पड़ेगी, क्योंकि शायद आज हमारा भी वही हाल हो जाएगा। उनका ये तक कहना था कि हम लोग पुलिस के पास गए थे, जब वो लोग गेट के बाहर थे हम पुलिस के पास हेल्प के लिए गए थे, लेकिन पुलिस का कहना था कि हमें कोई भी ऑर्डर नहीं है। 45 मिनट तक पुलिस ये सब कुछ देखती रही और उन गुंडों ने जब पुलिस के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया उसके बाद पुलिस एक्शन में आई। उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करके और आंसू गैस के गोले छोड़ के उन लोगों को वहां से खदेड़ा जाता है। पुलिस की इस कार्रवाई के ऊपर बहुत सारे लोगों ने सवाल भी उठाया। इवन कुछ डॉक्टर्स का भी ये कहना था कि पुलिस अगर चाहे एक मंदिर और मस्जिद के बाहर से कोई जूते तक चोरी नहीं कर सकता, और 4000 लोगों की भीड़ डॉक्टरों को मारने के लिए वहां पे पहुंच गई और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। ये कैसे हो सकता है? कोलकाता हाई कोर्ट ने भी पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट को फिर से फटकार लगाई। हाई कोर्ट का कहना था कि जब आप अपने खुद के लोगों की प्रोटेक्शन नहीं कर सकते तो आप इन डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन कैसे करोगे? ये डॉक्टर्स बिना किसी डर के अपनी जॉब कैसे करेंगे? हाई कोर्ट का कहना था कि ये सरासर स्टेट मशीनरी की फेलियर है। हाई कोर्ट ने साथ साथ ये भी कहा कि 7000 की भीड़ एकदम से चल के नहीं आ सकती। आप हर छोटी बड़ी चीज के ऊपर धारा 144 लागू कर देते हो। यहाँ पे वो क्यों नहीं किया गया? अगर आपको पता था कि वहां पे प्रोटेस्ट होने वाला है तो उस परमिस को सारा सील क्यों नहीं किया गया? वहां पे सुरक्षा के, पुलिस के पुख्ता प्रबंध क्यों नहीं थे? हालांकि इसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी चीजें फैलने लगती हैं। इवन के इनमें से कुछ फेक न्यूज़ भी फैलाई जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट को लेकर, जो नहीं होना चाहिए और उनके खिलाफ पुलिस को एक्शन लेना भी चाहिए। लेकिन कोलकाता पुलिस ने हर किसी सोशल मीडिया हैंडल को जो भी उस लड़की के लिए आवाज़ उठा रहा था उसे लीगल नोटिस भेजने शुरू कर दिए और इतने ज़्यादा लीगल नोटिस बांट दिए कि लोग सोशल मीडिया पे उस लीगल नोटिस का मजाक ही उड़ाने लगे। हालांकि पुलिस का ये भी कहना था कि इस हमले में क्राइम सीन को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ये मामला हमारे नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा मामला बन चुका था, इसीलिए इसमें पॉलिटिक्स भी शुरू हो जाती है। स्टेट गवर्नमेंट का सीधा सीधा ब्लेम था बाकी पॉलिटिकल पार्टीज पे और बाकी पार्टीज का ब्लेम था सीधा सीधा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कि ये स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है। और स्टेट गवर्नमेंट ब्लेम कर रही थी कि जो उस दिन वहां पे हमला हुआ कि वो किसी और पार्टी के गुंडे थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री खुद उस लड़की के घर वालों को मिलती हैं और उन्हें 10 लाख रुपए कंपनसेशन देने की भी बात करती हैं, लेकिन उस लड़की के पिता साफ साफ ये ऑफर
ठुकरा देते हैं। उनका कहना था कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए और ये केस सीबीआई को सौंपा जाए। पॉलिटिक्स की कुछ रंग ऐसे भी हैं जो शायद कई बार मैं भी नहीं समझ सकता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री खुद सड़क के ऊपर उतरती हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन वो प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रही थी? उस स्टेट की मुख्यमंत्री वो खुद हैं, होम मिनिस्टर वो खुद हैं, पुलिस उनकी है, हॉस्पिटल उनका है और एडमिनिस्ट्रेशन सारे का सारा स्टेट गवर्नमेंट का है। तो वो प्रोटेस्ट किसके खिलाफ हो रहा था? ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी, जिनका हर समय पे मजाक उड़ाया जाता है, उनमें भी इतनी गट्स थी। उन्होंने साफ साफ कहा, पीड़िता को इंसाफ दिलवाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश करना अस्पताल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बड़े सवाल खड़े करता है। लेकिन कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस बात को भी घुमा के और उसे भी मैनिपुलेट करके किसी और तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इन्फ्लुएंसर से लेके मीडिया तक एक एक तरफ बटे हुए हैं और जो बिल्कुल सीधी बात करेगा उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे गिद्ध हैं जिनके बारे में शायद बात करनी भी गलत होगी, लेकिन इन लोगों की बात होनी भी जरूरी है। मैं आपको ये 2 पोस्ट दिखा रहा हूँ, इसमें से एक आदमी एक धर्म का है और दूसरा आदमी दूसरे धर्म का है, लेकिन दोनों की मेंटेलिटी सेम है। अब आप इसको धर्म का चश्मा लगा के देखो या इंसानियत का चश्मा लगा के देखो, वो आपकी मर्जी, लेकिन इस तरह के वल्चर्स हमारे समाज के लिए खतरा हैं, थे और रहेंगे, फिर वो किसी भी धर्म, जात या संप्रदाय से संबंध रखते हों। हमारे देश में पिछले कुछ समय से औरतों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं कुछ समय से बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। 30 जुलाई को भी उत्तराखंड में एक नर्स जो अपने काम से घर वापस जा रही थी, वो अचानक से गायब हो जाती है। 31 तारीख को उसकी बहन द्वारा उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल की जाती है और 8 अगस्त को उस लड़की की बॉडी मिलती है। उस लड़की के साथ भी रेप हुआ था और उसका चेहरा इतनी बुरी तरह से कुचला गया था कि उसकी पहचान ना हो पाए। जब डॉक्टर मौमिता के लिए इंसाफ मांगते हुए पूरा देश आग में जल रहा था, उस समय बिहार में 14 साल की एक नाबालिग बच्ची का कुछ दबंगों द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और अगले दिन उस लड़की की बॉडी मिलती है। उसके साथ भी रेप हुआ था और उसका भी वैसे ही मर्डर हुआ था। जब देश डॉक्टर मौमिता के लिए इंसाफ मांग रहा था, उसी समय पे शक्तिपुर पश्चिम बंगाल में एक और लड़की का मर्डर हो जाता है। प्रियंका नाम की लड़की जो बेंगलुरु में एक मॉल में जॉब करती थी, वो छुट्टी मनाने के लिए वापस पश्चिम बंगाल में अपने गांव आई थी और उसका गला रेत के उसकी हत्या कर दी जाती है। 15 अगस्त के दिन उस लड़की की बॉडी मिलती है, जिस दिन ये पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था। और हमारे देश की बेटियों के साथ ये हो रहा है और हमारे देश में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप लोग पश्चिम बंगाल सरकार को क्यों ब्लेम कर रहे हो? ब्लेम हर उस स्टेट गवर्नमेंट को, इवन साथ के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को, सब कोई होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना होता है कि पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट से सवाल उठाने वाले आप कौन होते हो, क्योंकि आप तो बंगाल से भी नहीं हो। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि फिलहाल पश्चिम बंगाल भी इंडिया का ही पार्ट है। तो तब तक हर एक इंडियन को इस देश की किसी भी स्टेट में कुछ भी गलत होता है उसके ऊपर सवाल उठाने का पूरा पूरा हक है। आप ये सोचिए कि उन माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही हो जो आज अपनी बच्चियों को पढ़ाने भेजने से भी डरेंगे। बाहर घूमना छोड़ो, अपने वर्क प्लेस पे भी जब लड़कियां सेफ नहीं होंगी, नीट का एग्जाम देने के लिए 1 साल तक वो प्रिपरेशन करते हैं कि एग्जाम हमारा क्लियर हो जाए, लेकिन जब वो एग्जाम होता है तो वो पेपर लीक हो जाता है। उन लोगों की 1 साल की मेहनत खत्म हो जाती है। और कोई लड़की मेहनत करके अगर वो एग्जाम क्लियर कर भी जाती है तो उसके साथ उसके वर्क प्लेस के ऊपर रेप हो जाता है, उसका मर्डर हो जाता है। हमारे देश में रेपिस्ट को सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ जगहों पे रेपिस्ट को गले में फूलों की माला डाल के सम्मानित किया जाता है। कुछ लोग जो रेप केस में सजा काट रहे हैं, उन लोगों को पैरोल देके बार बार छोड़ दिया जाता है। कभी हम लोगों को भी पॉलिटिक्स और धर्म का चश्मा उतार के कभी ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए कैसा समाज चाहते हैं। पॉलिटिशियन से आप कोई उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि इन लोगों के लिए हम लोग कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा नहीं हैं। हमें जातियों में बांटना हो, हमें धर्म के नाम पे लड़वाना हो, तो पॉलिटिक्स आपकी बहुत काम की चीज़ है। और अगर आप इंसाफ सोचते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपके लिए इंसाफ की आवाज़ उठा देगी, तो आप गलत सोचते हैं। मैं भी संविधान, डेमोक्रेसी में मानने वाला इंसान हूँ, लेकिन हैदराबाद में जो उन 4 लोगों का सेम उसी जगह पे ले जाके एनकाउंटर किया गया था जहाँ पे उन्होंने उस लड़की को रेप करने के बाद जला के मारा था, मुझे बिल्कुल सही लगता है। और मुझे लगता है कि इसमें ह्यूमन राइट्स का कोई नुकसान नहीं हो रहा।
भगवान को सिर्फ यही दुआ करते हैं कि उस लड़की को और उसके साथ और जितनी भी बेटियों ने ऐसे अपनी जान खोई है उन सभी को इंसाफ मिले और किसी तरह से इन वल्चर से हमारे समाज को छुटकारा मिले। उम्मीद करता हूं कि आप और हम सब मिलके आगे इस समाज को थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको अगले वीक फिर से मिलूंगा। अपना और अपनी बहन बेटियों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।